गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक 2023 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसकी है, आपको ये बताना है। तो इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया था इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, और इसमें इन्होंने बताया कि ऑल्दो हम जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन है वो बढ़ा रहे हैं, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बावजूद जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन है वो अभी भी कम है। ठीक है, कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस से। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है इसको जानने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जारी किसने करी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, और इसका हेडक्वार्टर्स है अबू धाबी में। ठीक है, कुछ और रिपोर्ट्स एक बार रिवाइज करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। इसको जारी किया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। इसको जारी किया था यूनिसेफ ने। आपके एग्जाम में बस इसी तरह से पूछते हैं, रिपोर्ट का नाम देखें, किसने इसको जारी किया, बस ये चीज़। और इसके अलावा जो यूटिलिटी बिडर है इसने हाल ही में एक अपनी डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट को जारी किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब सेकेंड नंबर पे हम हैं कि हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, सेकेंड मोस्ट। और सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कहाँ पे हो रहा है फर्स्ट नंबर पे, तो ये कंट्री थी ब्राज़ील। फाइन, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट। ये जो इवेंट है ये किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया। तो ये एक 2 दिन का इवेंट है और इसको ऑर्गेनाइज किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसके थ्रू जो हमारा एग्री फूड सेक्टर है और उसके चैलेंजेस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये इसका इनॉग्रल एडिशन था बेसिकली, और इस इवेंट में टॉप 100 एग्री फूड इंडस्ट्री के थॉट लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट के लिए होस्ट कौन सा स्टेट था, ये है तेलंगाना। कुछ स्टेट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट जो आजकल न्यूज़ में है। सबसे पहले एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसको जारी करी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसका एम क्या है, ट्री प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना वहाँ पे रहने वाले फार्मर्स को, साथ ही जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी। तो ये योजना हो गई छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि ये SC स्टेटस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे रहने वाले दलित क्रिश्चियंस के लिए। ठीक है, फिर तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है इन्होंने हाल ही में अपना एक खुद का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया और तैयार किया। और इसका काम क्या था, इसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के डिज़ास्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है इसमें नेचुरल डिज़ास्टर, सेकेंड है ह्यूमन मेड। नेचुरल डिज़ास्टर में आता है फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एट्सेट्रा, और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर में फॉर एग्जाम्पल फायर या फिर केमिकल डिज़ास्टर, न्यूक्लियर डिज़ास्टर एट्सेट्रा। ठीक है, और फिर फर्दर इन्होंने बताया कि किस तरह से हम दोनों ही डिज़ास्टर्स में चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो तमिलनाडु ने हाल ही में अपना एक खुद का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया, और तमिलनाडु के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये हैं मिस्टर MK स्टालिन। अच्छा, जो ISSF का वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, इसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट था, तो ये है मध्य प्रदेश। राइट, नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने होस्ट किया 5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया इस साल नई दिल्ली में, और इसके लिए थीम क्या रखी गई थी, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा एक $50 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड भी अनाउंस किया गया था पिछले साल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम होस्ट की बात करें तो हाल ही में जो सेकेंड मीटिंग थी स्टार्टअप
20 इंगेजमेंट ग्रुप की अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। ये कहाँ पे हुई थी? तो इसको इनॉग्रेट किया गया था गैंगटॉक में, सिक्किम स्टेट के। ठीक है, इसके अलावा जो यूथ 20 इंडिया समिट है, इसको इनॉग्रेट किया गया था गुजरात स्टेट में, और इसका फोकस था क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, अब आपको कमेंट्स में बताना है कि जो पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, उसके लिए कौन सा स्टेट या फिर शहर होस्ट था। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है, नाथुला इज़ अ माउंटेन पास लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। नाथुला एक माउंटेन पास है जो कि कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो पास है ये लाई करता है इन द डोंग्या रेंज ऑफ हिमालयाज बिटवीन तिब्बत एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में एक एवलांचे ने इस जगह को हिट किया है, जिसकी वजह से 7 टूरिस्ट की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो नाथुला माउंटेन पास कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। अच्छा, यहाँ पे कुछ अगर इंपॉर्टेंट ब्रिजेस की बात करें तो फर्स्ट है जुआरी ब्रिज। जुआरी ब्रिज लाई करता है गोवा में। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंडिया का। ठीक है, फिर इसके बाद है बोगीबिल ब्रिज, और बोगीबिल ब्रिज कहाँ पे है? असम स्टेट में। फिर नेक्स्ट है सियोम ब्रिज, और सियोम ब्रिज कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी था। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। इसके बाद अब चलिए एक बार हम लोग अपने कुछ पासेस रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें से फर्स्ट है उमलिंगला पास। ये कंट्री का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और ये कनेक्ट करता है लेह को पैंगोंग लेक के साथ। ओके, फिर सेकंड है खारदुंग ला पास, और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है कंट्री का, और ये कनेक्ट करता है लेह को सियाचिन के साथ। ठीक है, और विंटर के टाइम्स में इसको ज़्यादातर बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिपू लेक, और लिपू लेक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लिपू लेक लाई करता है उत्तराखंड स्टेट में, और उत्तराखंड को ये कनेक्ट करता है विथ तिब्बत। फाइन। फिर नेक्स्ट है नीति पास। नीति पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत के साथ। ओके, फिर इसके बाद एक और बहुत फेमस पास है जिसका नाम है रोहतांग, और रोहतांग है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। फिर नेक्स्ट है बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि जेलेपला पास कौन से स्टेट में लाई करता है। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च्ड द यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव। कौन सी कंट्री है जिसने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव को लॉन्च करा है? तो ये इनिशिएटिव हाल ही में यूएस ने लॉन्च किया है ताकि यूक्रेन की जो कैपेसिटी है अपने आप को डिफेंड करने की, वो इंक्रीज हो सके फ्रॉम द रशियाज अग्रेशन। तो इस इनिशिएटिव में $2.6 बिलियन मिलिट्री एड पैकेज अनाउंस किया है यूएस ने यूक्रेन कंट्री के लिए। तो याद रखिएगा, यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? यूएस ने। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या आपको याद है कौन सी कंट्री थी जो पहली बन चुकी है पूरी दुनिया में जिसने पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को बरी किया है 1800 मीटर्स में जाके अंडर द नॉर्थ सी? तो ये कंट्री थी डेनमार्क। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनकी कंट्री का नहीं था, जबकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्होंने अब्रॉड से इंपोर्ट करवाया था। तो दूसरी कंट्री का कार्बन डाइऑक्साइड अपने यहाँ पे लेके 1800 मीटर अंदर इसको दफन करने वाली कंट्री कौन सी बन चुकी है? ये है डेनमार्क। सेकेंड बात करते हैं वियतनाम कंट्री की। वियतनाम कंट्री ने क्योंकि हाल ही में इलेक्ट किया है अपना नया प्रेसिडेंट जिनका नाम है मिस्टर वो वान थुओंग। ठीक है, अब अगर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो थर्ड वाइस प्रेसिडेंट नेपाल के कौन बन चुके हैं? इनका नाम है मिस्टर राम सहाया प्रसाद यादव। ओके, और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के? इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। ओके, आप सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि नेपाल के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये जो सेल है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, आपको ये बताना है।
तो ये सेल एक डेटा बैकबोन है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, और हाल ही में इसने सेलिब्रेट किया अपना 22nd फाउंडेशन डे। तो जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म है, जब ये डिसमेंटल हुआ था पेट्रोलियम सेक्टर में, तो ऑयल कोऑर्डिनेशन कमेटी एबॉलिश हो गई थी और एक नई सेल फॉर्म हुई थी जिसका नाम है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ठीक है, इफेक्टिव कब से हुई थी? 1 अप्रैल 2002। फाइन। तो ये जो सेल है ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इज द कॉम्बैट सपोर्ट आर्म ऑफ विच आर्म्ड फोर्स। ये जो रेजिमेंट है ये किस आर्म्ड फोर्स का कॉम्बैट सपोर्ट है, आपको ये बताना है। तो ये कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है इंडियन आर्मी का, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है इन साइज आफ्टर द इन्फेंट्री रेजिमेंट। फाइन। तो किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि इस रेजिमेंट में वुमेन ऑफिसर्स को भी इंडक्ट किया जाएगा अब से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी किसकी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है? आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कौन सा है, आपको ये बताना है। तो OIC को फाउंड किया गया था 1969 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ किया OIC को बिकॉज ऑफ इनके सेक्रेटरीट के इशूड स्टेटमेंट, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है बहुत सारी जगह पे ड्यूरिंग रामनवमी प्रोसेशंस। ठीक है, तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया था। बस याद रखिएगा कि OIC न्यूज़ में है तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में ये डायलॉग पार्टनर बन चुका है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसके अलावा 31st कंट्री कौन सी हो गई है जिसने नाटो को हाल ही में ज्वाइन किया है? तो ये कंट्री है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड 31st कंट्री बन चुकी है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स में, जो कि है बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट है अल अक्सा मॉस्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज इन विच कंट्री। अल अक्सा मॉस्क कहाँ पे है, आपको ये बताना है। तो ये एक मस्जिद है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म रिलीजन से, और ये लाई करती है इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम। आंसर इज इज़राइल। किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे कुछ क्लैशेज हमें देखने को मिले जिसकी वजह से 12 लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अल अक्सा मॉस्क कौन सी कंट्री में लाई करता है? ये है इज़राइल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ऑब्जर्व्ड। हम इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस कब ऑब्जर्व करते हैं? इसको हर साल 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2019 में। किस लिए? टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कंसाइंस। ओके, और किंगडम ऑफ बहरीन ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी सबमिट किया जिसका टाइटल था प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कंसाइंस। फाइन, तो बस याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर है 5 अप्रैल। अच्छा, इसके अलावा नेशनल सेफ्टी डे हम हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर हो जाएगा 4 मार्च। ठीक है, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? आवर एम ज़ीरो हार्म। राइट, और वर्ल्ड स्पैरो डे हम कब मनाते हैं? स्पैरो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी आई लव स्पैरोज। राइट, तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये पार्ट 10 रहेगा इस सीरीज़ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक। फर्स्ट है व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 के लिए इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन WPI कितना था, आपको ये बताना है। तो ये वैल्यू थी 4.73%, जबकि दिसंबर 2022 में ये वैल्यू कितनी थी? 4.95%। तो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था, और इस डिक्लाइन का रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ मिनरल ऑयल, क्योंकि उसके प्राइस में रिडक्शन हुआ था, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्रूड पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ठीक है, याद रखिएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री
एंड इंटरनल ट्रेड जो है ये जारी करती है इस इंडेक्स नंबर को इंडिया के अंदर हर मंथ पे, मतलब ऑन मंथली बेसिस। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज हेल्ड एट विच इंडियन सिटी। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है ये हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। कब स्टार्ट हुआ था? 1999 में, और अब ये 2 साल के बाद हुआ है अपने आइकॉनिक वेन्यू में इन मुंबई। इसमें डिफरेंट तरह के इवेंट्स रखे गए थे लाइक डांस, लिटरेचर एट्सेट्रा। बस ये याद रखिएगा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो आंसर है मुंबई। विच कंट्री अवार्ड्स द प्रेस्टिजियस वुल्फ प्राइज। वुल्फ प्राइज कौन सी कंट्री देती है? तो ये कंट्री है इजराइल। ये इजराइल का प्राइज है और हाल ही में 2023 के जो विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस हुआ था। तो टोटल 8 रेसिपिएंट थे इसमें फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें से 3 लॉरियार्ड्स जो है ये यूएस से थे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है फॉर साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट। इसमें साइंस की कैटेगरीज में कौन कौन सी फील्ड आती हैं, लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और जो आर्ट वाली फील्ड है इसमें आता है पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, विच कंट्री ऑब्जर्व्ड द एनिवर्सरी ऑफ स्टोलन जनरेशन अपॉलॉजी। ये हाल ही में ऑब्जर्व किया था ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। विच टेक मेजर इज सेट टू शिफ्ट टू द माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक मेजर है जो माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है? तो ये जो माइक्रो एलईडीज़ हैं ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स होते हैं जो कि ब्राइटर और बेटर कलर रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं दैन ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर देखें तो एप्पल वर्क कर रहा है ऑन दिस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और उसका प्लान है कि वो इम्प्लीमेंट कर सके ऑन फ्यूचर वॉच मॉडल्स स्टार्टिंग इन 2024 और लेटर ऑन ये फ़ोन्स और डेस्कटॉप को भी इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बिगेस्ट ट्रांजिशन रहेगा इन द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एप्पल का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे एप्पल। नेक्स्ट है खनन प्रहारी एप्लीकेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया था जिसका नाम है खनन प्रहारी, साथ ही एक वेब एप्लीकेशन कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को भी रिलीज़ किया था फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग एक्टिविटीज़। और इस एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलीगल माइनिंग में उनको पनिश किया जाए। पता कैसे चलेगा? सिटीजन्स की कंप्लेंट की हेल्प से। तो खनन प्रहारी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइन से एसोसिएटेड है। सौर रिवोल्यूशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सौर रिवोल्यूशन रिलेटेड है अफगानिस्तान के साथ और इसको लॉन्च किया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने इन द ईयर 1978। किस लिए? टू ओवरथ्रो अफगान प्रेसिडेंट। उस टाइम पे कौन थे? मोहम्मद दाऊद खान। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान में एक ऑटोक्रेटिक वन पार्टी सिस्टम रन की हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा कि सौर रेवोल्यूशन को अप्रैल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना याद रखना काफ़ी है कि ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। आंसर है अफगानिस्तान। Article 93 of the Indian Constitution, which was seen in the news recently, is associated with the appointment of which position? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 93 है आपको बताना है कि ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करी थी सेंटर को भी और 5 स्टेट को कि वो अपने यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है लोकसभा में ये 2nd हाईएस्ट रैंकिंग लेजिस्लेटिव ऑफिशियल है इन द हाउस ऑफ द पीपल। ये 5 स्टेट कौन कौन से थे? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स बिल। इसको जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। ओके, इसके हेल्प से जियो हेरिटेज जो साइट्स हैं हमारी उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाएगा। विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस हाल ही में जारी किया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने, ताकि रिक्रूटमेंट में अनफेयर मीन्स का यूज़ बिल्कुल भी ना होने पाए। ठीक है,
जो एंटी चिटिंग लॉ है यहाँ पे, उन्होंने hefty फाइन्स अप्लाई किए हैं लगभग 10 करोड़ रुपए की, साथ ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अगर आप गिल्टी पाए गए तो। नेक्स्ट है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम वॉज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन विच कंट्री। तो ये जो है सबसे पहले तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन श्रीलंका कंट्री, जिन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट के लिए लड़ाई करी थी जिसका नाम है तमिल ईलम। ठीक है, और इस मिलिटेंट ग्रुप को फाउंड किया गया था 1976 में। बस याद रखिएगा कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो आंसर है श्रीलंका। हु कॉइन्ड द टर्म बीमारू, द एक्रोनिम फॉर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो लेट डेमोग्राफर मिस्टर आशीष बोस, एक पेपर पे इन्होंने बीमारू एक्रोनिम का यूज़ किया था जो इन्होंने सबमिट किया फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को। और बीमारू स्टेट वो स्टेट है जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर वो भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो बीमारू एक्रोनिम का यूज़ किया था लेट आशीष बोस ने। और बीमारू में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। कुराडियन कैलेंडुला विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़। ये एक फिश की स्पेशीज़ है और हाल ही में इसको पाया गया था ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में। लंपी स्किन डिजीज़ अकर्स प्रीवैलेंटली इन विच स्पेसीज और ग्रुप। तो लंपी स्किन डिजीज़ हमारे कैटल को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से जो कैटल में मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कम होती है, साथ ही और भी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज एन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 फरवरी को हर साल, और इसको कोऑर्डिनेट करती है हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो कि एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसी दिन एनपीसी फॉर्म हुआ था, कौन से साल में, 1958 में। किस लिए, टू प्रमोट द प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। फाइन, तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 165 तक देखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं उनको मैं 2 बातें बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम इस तरह से रिवीजन अपना कवर करते हैं, पहले आज के करंट अफेयर्स हम हर सेशन में देखते हैं, उसके बाद किसी एक मंथ का रिवीजन करते हैं जो उस टाइम पे चलता रहता है। रिवीजन किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अभी फरवरी मंथ का रिवीजन स्टार्ट किया है, तो इसमें से हमने 240 क्वेश्चंस निकाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और फिर इसको हम लोग टोटल 16 डेज में कवर करते हैं 15-15 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा मंथ 15 दिन के अंदर या 16 दिन के अंदर आराम से रिवाइज हो जाता है। इसी तरह से हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स को अब तक रिवाइज कर लिया है। तो जो लोग भी इसको एक बार देखना चाहते हैं तो पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। सेकेंड बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे एक स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट हुई है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और प्लीज़ आप उसको एक बार ज़रूर रेफ़र करिए अगर आपके पेपर में स्टैटिक जीके आ रहा है तो। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, हमारा जो हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब तक हमने इसमें टोटल 5 लेक्चर्स किए हैं, तो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप उसको हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं प्लान गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.